नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज एक खास वीडियो अपने दर्शकों के लिए जो केसर की खेती करना चाहते हैं या केसर के प्रति कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसान तक इस समय आज खड़ा है नोएडा के एक फार्म पर। इसको फार्म कह लीजिए, रूफ टॉप फार्म कह लीजिए, जो छत पर यहाँ पर केसर उग रहा है। जी हाँ, आप मेरे आसपास देखेंगे, एक बार मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको अपने आसपास, तो इस छत पर बागवानी हो रही है या मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है ग्रो बैग में। और मैं अब थोड़ी देर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि केसर की खेती जो कश्मीर में होती है, कश्मीर इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। केवल वहीं पर लोग ये कहते हैं कि वहाँ का केसर सबसे शानदार होता है और वहीं पर उगता है। लेकिन आपका ये जो भ्रम है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ी देर बाद आपका ये टूट जाएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं जो बंद कमरे के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर केसर उगाया जा रहा है। केसर उगा रहे हैं रमेश गेड़ा जी। आज उनसे बात करेंगे क्या उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो इस समय हम आ पहुंचे हैं सेक्टर 63 नोएडा में और हमारे साथ मौजूद हैं रमेश गेरा जी। आप ये नज़र डाल लीजिए एक बार, आप देख लीजिए कि हम जिस इस समय साइट पे आए हैं, इस लैब के अंदर आए हैं, यहाँ पर केसर उग रहा है। जी हाँ, और इसको उगा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश गेड़ा जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी आइए, वेलकम जी। ये जो पूरी यूनिट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है केसर का, क्योंकि हमने जितना भी सुना है और पढ़ा है केसर के बारे में, तो हम ये सुनते आए हैं कि केसर कश्मीर की देन है और कश्मीर से उगता है। और तो आप इस लैब के अंदर उगा रहे हैं, इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। एक्चुअली ये एक टेक्निक है जो हम बंद कमरे में भी केसर उगा सकते हैं। वो कैसे उगाते हैं? पहली बात तो टेक्निक का नाम है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मीन्स हवा का फ्लो बना रहना चाहिए। वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे एरोपोनिक्स काम करती है। तो बेसिकली ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब हम कश्मीर से ही लाते हैं, जो ओरिजिनल कश्मीर का बल्ब है। और ये सभी ट्रे में बल्ब रखे हुए हैं। और ये जो इंडोर जो ये रूम है, इसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस में आर्टिफिशियली हम क्लाइमेट क्रिएट करते हैं कश्मीर का। जी। अभी आप देख रहे हो यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, हवा का फ्लो भी चल रहा है और लाइट इंटेंसिटी भी काफ़ी कम है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। जी। ये सारे पैरामीटर्स वो हैं जो इस समय कश्मीर की नकल है। इस समय जो कश्मीर में एक वातावरण है, वही का वही वातावरण क्लाइमेट आर्टिफिशियली हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है। जी। और जैसे जैसे समय बीतता है तो मौसम का कश्मीर में भी बदलाव आता है, वही का वही बदलाव हम इस कमरे के अंदर भी कॉपी करते रहते हैं। और बल्ब हम कश्मीर से लेकर आते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी फसल आती है। दिस इज अ सॉइल लेस टेक्निक, जो कि कंपैरेटिवली सॉइल बेस्ड टेक्निक से भी बहुत अच्छी है। जी, तो ये तो आपकी एक लैब है। अगर इसको कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं, क्योंकि हर जगह बात आ जाती है पैसा कमाने की, किसान तक का भी उद्देश्य रहता है कि देश के किसानों को और आम जनता को ये बताया जाए कि वो खेती किसानी की नई तकनीक से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर इसको कॉमर्शियल लेवल पे किया जाए तो लगभग कितना खर्चा आता है और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? एक्चुअली ये जिस कमरे में हम इस समय हैं, ये बहुत छोटा कमरा है, 10 बाय 10 फुट, जो कि 100 स्क्वायर फीट का है। 100 स्क्वायर फीट में करीब 4.5 लाख के चारों तरफ सेटअप लगा है। इसकी सेटअप कॉस्ट है और 2.5 लाख के सीड है। लेकिन ये छोटे साइज़ का जो कमरा है, ये कमर्शियली वायबल नहीं होता। ये बेसिकली एक लैब है। लैब जो कि मैं अपने कैंडिडेट को डेमो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आते हैं। लेकिन अगर इसको कमर्शियली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना, तो इसके बड़े स्केल पर जाना पड़ेगा। बड़ा स्केल जो है 400 स्क्वायर फीट से शुरू होता है, उस वहाँ आप कह सकते हो कि ब्रेक इवन। उससे नीचे इट इज़ लॉस मेकिंग, उससे ऊपर हाईली प्रॉफिट मेकिंग। अगर हम चले जाते हैं 1000 स्क्वायर फीट पर, 2000, 10,000 स्क्वायर फीट पर, तो रियल में ही ये सोना उगाने वाली बात है और उसके बराबर ये प्रॉफिटेबल देता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये टेक्निक अभी अभी नई सामने आई है पिछले 2-3 साल से ही, तो वी वुड हैव टू कम आउट विद द वेज हाउ टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। समय के साथ साथ हम ये जो सेटअप कॉस्ट है, इसको नीचे कैसे लेकर आएँ ताकि एक साधारण किसान भी इसको अफोर्ड कर सके। वो कुछ समय लगेगा। इसके ऊपर मैं भी लगातार विचार करता रहता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन हाउस है, इसमें ये पफ पैनल का इंसुलेशन लगा चारों तरफ। अच्छा। छत पर भी, ज़मीन पे, फ्लोर पर भी, और विंडो भी बड़ी स्पेशल विंडोज़ हैं, इनको थर्मल विंडो बोलते हैं। जी। इसके अलावा ये चिल्लिंग डिवाइस वगैरह लगी है, तो इनकी काफ़ी ये कीमती आइटम है। डेफिनेटली हम ऐसी टेक्निक मैंने भी अभी खोज निकाली हैं कि कम से कम ये जो ग्रीन हाउस है, इसकी इन्वेस्टमेंट को नीचे ला सकें। और दूसरा, अभी सीड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मैं भी टच में हूँ। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू जो J&K कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है,
उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सस्ते सीड, अच्छे सीड लेकिन कम कीमत पर हमारे को मुहैया कराएं। जी। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, जैसे कश्मीर में केसर उगता है, अब ये दुनिया के तमाम लोग भी इसको उगाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ देश के किसान भी इसको उगाना चाह रहे हैं अपनी ज़मीन पर, ऐसे ट्रायल भी हो रहे हैं कई जगह पे। तो किस तरीके की आपको समस्या आ जाती हैं? क्या सीड्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं जम्मू कश्मीर से अगर आप लेकर आते हैं, या उसमें कोई अड़चनें आती हैं? सीड की अभी तो प्रॉब्लम, अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हालांकि उससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई साल से, 2-3 साल से मैं भी मंगवा रहा था। अभी मिड अगस्त की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K, तो उन्होंने इसके खरीद बेच के ऊपर बैन लगा दिए, लीगल बैन। और ये मिडल अगस्त की बात है। उसके बाद से वहाँ से सीड लेना अभी बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने कुछ NOC वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा मेरे सुनने में आया। तो वो NOC क्या है वो भी देखना पड़ेगा। और दूसरा, ये बैन रियल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर है और देश का हिस्सा है, वो कोई अलग कंट्री नहीं है। तो मिनिस्ट्री के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैन वगैरह ये हटाना चाहिए। अभी देखते हैं कितना समय लगेगा, महीना 2 महीना। उसके बाद ये सारी सीड प्रोक्योरमेंट की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, अगर हम किसी तरह से इसको लीगलाइज करा पाए तो। जी। अगर क्वालिटी की बात करें, क्योंकि ये तो अननेचुरल है एक तरीके से, हमने खुद क्रिएट किया है हाँ। और ये वातावरण केसर को दिया है। और वहीं अगर नेचुरल तरीके से जो केसर ग्रोन होता है, उसमें और इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता है, या उतना ही हाँ, प्रोडक्ट पे? क्वालिटी जो यहाँ पर जो आती है लैब के अंदर, और जो ओपन क्लाइमेट में कश्मीर में होता है, ये उससे बेहतर है, क्वालिटी में भी, यील्ड में भी। मैं आपको उसके साइंटिफिक लॉजिक कारण भी बता सकता हूँ। जो लैंड बेस्ड, जो सॉइल बेस्ड फार्मिंग होती है कश्मीर में, उसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो एक ग्लोबल वार्मिंग हम सुनते हैं, जो इस यूनिवर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा हाँ, क्लाइमेट बदल रहा है। दूसरा, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है कश्मीर। अगर 35 साल पहले भी मैं गया था, अब भी जाता हूँ, तो सड़कें बहुत ही क्राउडेड हैं, पैदल चलने को भी जगह नहीं है, आंखें जलती हैं। तो ये पोल्यूशन के चलते भी प्रोड्यूस घट रहा। इसके अलावा वो जो सॉइल बेस्ड फार्मिंग होती है, सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होती हैं, कि सॉइल के अंदर काफ़ी कंटेंट वो होते हैं जो बीज के, इनके काम के होते हैं। बहुत सारे और होते हैं जो इनके मतलब के नहीं होते। दोज आर इम्पोज टू द प्लांट, ज़बरदस्ती उनको लेने पड़ते हैं, जिससे उनमें बीमारियां लगती हैं। लेकिन अगर हम अब इंडोर कल्टीवेशन की बात करें, पहली बात तो इसमें किसी तरह की क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन नहीं है। जो हम क्लाइमेट के पैरामीटर जो सेट करते हैं, वो होते हैं जो बेस्ट सूटेबल हैं इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए। दूसरा, कमरे के अंदर कोई पोल्यूशन भी नहीं है। तीसरा, यहाँ पर ये सॉइल लेस टेक्निक है, तो सॉइल लेस जो सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये बिल्कुल टोटली डिजीज़ फ्री है, और जो यील्ड आता है वो उससे भी बेटर आता है, क्योंकि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता। तो ये 100% ऑर्गेनिक है, आपके सामने है। यहाँ किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, कोई इंजेक्शन, कोई कलरिंग, कुछ भी नहीं होता। जी। अब मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि यहाँ पर केसर के सुंदर सुंदर पौध मान लीजिए इसको, या बल्ब मान लीजिए, बीज मान लीजिए। एक मुझे कोई पौधा अगर आप उठा के दिखाएं और बताएं कि केसर कहाँ से मिलता है, जो प्रॉपर रेड कलर का जो केसर होता है वो कैसे मिलता है हमको? ये एक केसर का, ये सेफ्रॉन का ये प्लांट है। टोटल प्लांट 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, नीचे ये सीड है, इसको बल्ब बोलते हैं। और ये एक तना है जो ट्यूब है वाइट कलर की। ऊपर आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है। फ्लावर के अंदर ये लाल रंग का धागे से दिखाई दे रहे हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम, इसका स्टिग्मा होता है। अच्छा। तो ये जो लाल रंग के थ्रेड्स हैं, ये केसर होता है। और पीले रंग के भी छोटे छोटे आपको थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, ये केसर पत्ती बोलते हैं। अच्छा। और ऊपर जो है ये पेटल्स हैं, जो कि पर्पल कलर के फ्लावर की पत्तियां हैं। तो इसमें ये जो बल्ब है, नंबर 1, नंबर 2 ये पत्ती हैं जो फ्लावर की, नंबर 3 ये केसर और केसर पत्ती, चारों चीज़ों की, चारों आइटम की बहुत हाई कमर्शियल वैल्यू होती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है केवल इसी की वैल्यू होती है, बल्कि पूरे प्लांट की इसकी ये सिर्फ आप ये सफ़ेद रंग का तना छोड़ दो, तो नीचे बल्ब है और ऊपर ये फ्लावर की पत्तियां हैं, और केसर पत्ती। अच्छा। इन चारों की बहुत हाई कमर्शियल वैल्यू है, चारों की चारों आइटम सेलेबल है। और ये जो आपका नीचे बल्ब दिखाई दे रहा है कि ये रीयूज हो जाता है, दोबारा से इसमें से फूल आता है, निकलता हाँ, है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये हम अभी मौसम आ चुका है, और 2-4 दिन में हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब फ्लावर उतार करके उसके बाद उसमें से केसर भी निकाल देंगे। ये बल्ब फ्री हो जाता है।
फिर हम इसी बल्ब को हम सॉइल में डालते हैं, ग्रीन हाउस से निकाल लेते हैं हम, और सॉइल का कुछ प्रोपोर्शन है जो हम क्रिएट करते हैं, जो कि वो कश्मीर में जहाँ जहाँ केसर होता है, जैसे पामपोर में होता, तो पामपोर की जैसी मिट्टी है आर्टिफिशियली हम वही की वही मिट्टी यहाँ पर क्रिएट करते हैं जी। उसके बाद ये जो सॉइल में जब हम डालते हैं 8 महीने के लिए, तो ये सीड मल्टीप्लाई होते हैं, अच्छा। ये नए सीड देते हैं। फिर वो सीड थोड़ा समय लेते हैं बड़ा होने में, 2 साल या 3 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद वो यूजेबल होते हैं। वो वैराइटीज़ में अलग-अलग आती हैं, अलग-अलग, जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सीड होता है, उसकी तमाम वैराइटीज़ होती हैं। हाँ, हाँ। तो ये भी कुछ स्पेशल वैराइटी है कोई? हाँ, ये स्पेशल वैरायटी है एक्चुअली। इसका ब्रांड नेम जो इसमें से केसर निकलता है उसको मोगरा बोलते हैं। और ये मोगरा वैरायटी है जो ब्रांड है, ये वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। कारण क्या है, एक्चुअली जो मोगरा है इसके अंदर जो हेल्थ एडवांटेज, हेल्थ बेनिफिट होते हैं, वो दुनिया के किसी भी केसर से ये बेटर होते हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केसर है, और जहाँ पर करीब दुनिया का 80% केसर ईरान में ही होता है। अच्छा। और जो इंडिया में कश्मीर में होता है वो सिर्फ टोटल 7% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, जो कि वैसे बहुत कम है, लेकिन डिमांड जो है ये कश्मीरी केसर की कहीं ज़्यादा है। तो अब ज़रूरत है इसको देश के कई-कई जगह पे उगाने के लिए, चाहे इस तरीके के एक लैब में उगाया जाए, कॉमर्शियल लेवल पे उगाया जाए, तो आप ये मानते हैं कि इसको और बड़े लेवल पे भी उगाना चाहिए ताकि किसानों को इसका बेहतर लाभ मिल सके? हाँ, बिल्कुल। और क्या है कि अभी जैसे मैं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता हूँ, सिखाता भी हूँ, तो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस फैमिलीज़ वो मेरे को अप्रोच कर रही हैं कि वो भी सीखने आ रही हैं। अभी कल ही मेरा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 5 कैंडिडेट थे जो एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एम्प्लॉय थे, वो बॉम्बे से आए थे, ट्रेनिंग लेकर वापस गए हैं। अब वो कश्मीर में ही इंडोर फार्मिंग का बहुत बड़ा सेटअप लगाने का उनका प्लान है, और साथ में वो मुझे बोल कर भी गए हैं कि आप सपोर्ट करते रहिए, जो मैंने उनको कमिट किया। ऐसे एक आसाम से चाय बागान की कोई एक पार्टी भी मेरे पास आई थी, उनके भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेकर गए हैं। उनकी कम से कम 3-4 हज़ार एकड़ में आसाम में उनकी चाय के बागान हैं, और वो भी अभी सेफ्रॉन में एंटर करने जा रहे हैं। तो अभी लार्ज स्केल के ऊपर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, जो कि साल 2 साल में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी ये करने लगेंगी। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह की तकनीक पे, जैसे कि पॉली हाउस और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही है, तो इस तकनीक को लेकर सरकार को भी अपना रुख साफ करना चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए? क्या आप डिमांड रखते हैं सरकार से? पहली बात तो बड़ी-बड़ी बिज़नेस फैमिली आ रही हैं, वो अपनी जगह वो भी ज़रूरत है उसकी भी, लेकिन छोटे स्केल पर भी किसान इसको कर सकना चाहिए, वो बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो छोटे और मीडियम फार्मर्स या बिज़नेस पार्टीज़ वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए, इसके ऊपर कुछ सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए, और इसको कैसे बूस्ट अप करना है उसके लिए उनको कुछ स्कीम वगैरह लॉन्च करनी चाहिए, और कश्मीर से सस्ता सीड भी मुहैया कराना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर हम 50-60% नीचे ले आते हैं किसी भी तरीके से, जिसके लिए सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी तरह वो कीमत नीचे आ पाई, तो एक बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन होगा कंट्री में, एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरा, क्योंकि आज की तारीख में 70% इम्पोर्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंट्री कैन इवन इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, सॉरी, 70% हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर डिमांड है टोटल। यानी खपत ज़्यादा है। हाँ, देश में खपत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कश्मीर से बहुत कम है, और जो डिमांड और सप्लाई में गैप है वो 70% का गैप है, और ये 70% डिमांड गैप जो फुलफिल कहाँ से हो रहा है, ईरान से इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री का बिल्कुल विज़न है कि जो इंपोर्ट है उनको कम किया जाए, बल्कि कंट्री से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक ऐसी आइटम है जिसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसमें सरकार को बिल्कुल इसमें इंटरवेन करना चाहिए, और किसानों को नॉलेज देने के लिए भी कुछ तरीके निकालने चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी नीचे लाना चाहिए, सस्ते सीड भी अरेंज करवाने चाहिए, तो बहुत बड़ा बदलाव कंट्री में आ सकता है। जी। इस तकनीक का नाम आपने क्या बताया? क्या चीज़? तकनीक का क्या नाम है जिस पे आप ये काम कर रहे हैं पूरा? टेक्निक, एक्चुअली ये एरोपोनिक्स टेक्निक है। इसको सॉइल, ऐसे सॉइल का कोई इस्तेमाल नहीं होता इसमें। एरोपोनिक्स क्या है कि ये आप देख रहे हो इस समय कमरे के अंदर काफ़ी अच्छा हवा का फ्लो भी बना हुआ है, इसके अलावा वातावरण भी काफ़ी ठंडा है। तो 4-5 पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ मेंटेन करते हैं। एक है टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा लाइट का कंट्रोल, और चौथा एयर फ्लो। ये चारों पैरामीटर। तो एयर फ्लो
और ह्यूमिडिटी, ये दोनों मिल करके जो सीड है उनको वो ग्रो करने में हाँ जर्मिनेट करते हैं और उसमें से फिर वो स्प्राउट आते हैं जो फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ रमेश गेड़ा जी, जो इस समय बंद कमरे के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करा के केसर उगा रहे हैं। जी हाँ, जो कश्मीर का केसर है ये इन्होंने अपनी स्लैब में उगाया और ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। देश के साथ साथ विदेश से भी लोग इनसे ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो किसान तक चैनल का ये उद्देश्य रहता है कि आपको नई तकनीक के बारे में बताया जाए। तो रमेश गेड़ा जी की साथ हम और भी सारी वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे, अगर आप केसर उगाने के इच्छुक हैं या आप एरोपोनिक तकनीक से कुछ और प्लांट्स अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेरेस पर उगाना चाहते हैं, तो रमेश गेड़ा जी के साथ हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी जानकारी आप रमेश जी से लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख भेजिए। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।